बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं आपका मैथ का टीचर असद खान खटक। आज हम एक्सरसाइज 4.10 के क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर 20 तक पढ़ेंगे। लेक्चर नंबर 20 में क्वेश्चन नंबर 11 हम डिस्कस करते हैं। इसमें कह रहे हैं दी एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 297 स्क्वायर मीटर। रेक्टेंगुलर की बात हो रही है जिसकी ऑपोजिट साइड इक्वल होती है। ये जैसे हमने एक शेप बनाई है रेक्टेंगुलर, इसकी ऑपोजिट जो साइड है वो इक्वल है। कह रहे हैड इट बीन 3 मीटर लॉन्गर एंड 1 मीटर शॉर्टर द एरिया वुड हैव बीन 3 स्क्वायर मीटर्स मोर, फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ। सबसे पहले ये ब्लैक से देखें, मैंने एक रेक्टेंगल बना ली। इसकी लेंथ को मैंने x का नाम दे दिया और ब्रेथ को मैंने y का नाम दे दिया। क्वेश्चन की कंडीशन के मुताबिक मैंने लेंथ बढ़ा दी। क्वेश्चन में कह रहे हैं कि आपने इसको 3 मीटर बढ़ाना है और जो इसकी चौड़ाई है उसको 1 मीटर कम करना है। अब मेरी लेंथ ऑफ द ओरिजिनल रेक्टेंगल मैंने x ले ली, ब्रेथ को मैंने y ले लिया। एरिया मुझे गिवन था 297 मीटर स्क्वायर। एरिया का फार्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। मैंने इसमें वैल्यू पुट की तो इक्वेशन बन गई xy इज इक्वल टू 297। ये इक्वेशन नंबर 1 बन गई। अब नेक्स्ट मैं कह रहा हूं लेंथ ऑफ न्यू रेक्टेंगल। नई रेक्टेंगल जो बनी है उसमें x प्लस 3 है, क्योंकि क्वेश्चन में कह रहे थे कि इसकी लेंथ जो है वो 3 मीटर ज्यादा हो गई है। 3 मीटर ज्यादा हो गई तो ये x प्लस 3 मीटर हो गया, जबकि जो ब्रेथ है वो 1 मीटर कम हो गई। अगर वो 1 मीटर कम हो गई तो वो x माइनस 1 हो गया। और एरिया जो है, सवाल में कह रहे थे कि एरिया जो पहले का एरिया था उससे 3 बढ़ गया, मतलब पहले 297 था, अब 3 स्क्वायर मीटर इंक्रीज हो गया, मतलब अब एरिया जो है वो 300 मीटर स्क्वायर हो गया। फार्मूला लिखा एरिया का लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। इसमें वैल्यू पुट की एरिया की, लेंथ की और ब्रेथ की, आपस में मल्टीप्लाई किया एक्स वाई माइनस एक्स प्लस 3y माइनस 3। फिर मैंने लिखा बाय यूजिंग इक्वेशन नंबर 1, जो एक्स वाई है उसकी वैल्यू मैंने पुट कर दी। इक्वेशन नंबर 1 में इसकी वैल्यू थी 297, वो मैंने यहां पे पुट कर दी और इसको मैंने सिंप्लीफाई किया। जब सिंप्लीफाई किया ये इक्वेशन बन गई x माइनस 3y प्लस 6। इसके बाद मैंने इन दो वैल्यू को दूसरी साइड पे ले गया, इनके साइन चेंज हो गए। जो माइनस था वो प्लस हो गया, जो प्लस था वो माइनस हो गया। मेरे पास इक्वेशन नंबर 2 बन गई x इज इक्वल टू 3y माइनस 6। मेरे पास ये x की वैल्यू आ गई, ये मैंने इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दी। इक्वेशन 1 मेरे पास थी x y इज इक्वल टू 297। जब मैंने उसमें पुट की, सिंप्लीफाई किया तो ये बन गया 3y स्क्वायर माइनस 6y माइनस 297 इज इक्वल टू 0। इन सब में 3 कॉमन है, मैंने दोनों साइड पे 3 डिवाइड करा दिया। मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई y स्क्वायर माइनस 2y माइनस 99 इज इक्वल टू 0। मैंने फिर इसको फैक्टराइज कराया। इसके फैक्टर मेरे पास बनते हैं माइनस 11y और प्लस 9, क्योंकि माइनस 11 से मैं अगर 9y सब्ट्रैक्ट करा दूं वो मेरे पास आता है माइनस का 2y। फिर पहले दो में मैंने कॉमन लिया, पहले दो में मेरे पास कॉमन आ रहा है y और नेक्स्ट दो में मेरे पास कॉमन आ रहा है 9। कॉमन लेने के बाद ये एक बन गया y माइनस 11 और एक बन गया y प्लस 9 इक्वल टू 0। y माइनस 11 को इक्वल टू 0 लिया, y प्लस 9 को 0 लिया। एक वैल्यू आ गई प्लस 11, एक आ गई माइनस 9। माइनस 9 के नीचे मैंने लिख दिया इम्पॉसिबल। क्यों इम्पॉसिबल? क्योंकि जो हमारे पास लेंथ है उसको हम नेगेटिव नहीं ले सकते यहां पे। अब जो पॉजिटिव वाली वैल्यू आई उसको मैंने इक्वेशन नंबर 2 में पुट किया। x इज इक्वल टू 3y की जगह 11 माइनस 6, 33 माइनस 6, ये मेरे पास x की वैल्यू आ गई 27। इसका मतलब है जो मेरे पास लेंथ है वो 27 मीटर है और जो मेरे पास ब्रेथ है वो 11 मीटर है। अब बेटा जो हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है वो सेम है क्वेश्चन नंबर 12 क्वेश्चन नंबर 11 की तरह। उसके लिए आप ये स्लाइड्स चेक करें। क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहे हैं दी लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर पीस ऑफ पेपर एक्सीज इट्स ब्रेथ बाय 5 सेंटीमीटर। तो हमने इसमें लेट कर लिया कि जो ब्रेथ है या विड्थ है, जो उसकी चौड़ाई है वो x है, तो लेंथ जो है वो x प्लस 5 होगी, क्योंकि क्वेश्चन में कह रहे हैं एक्सीज इट्स ब्रेथ बाय 5 सेंटीमीटर। फिर नेक्स्ट कह रहे हैं इफ अ स्ट्रिप 0.5 सेंटीमीटर wide be cut all around the piece of paper, the area of the remaining part would be 500 square centimeter
फाइंड इट्स ओरिजिनल डायमेंशंस। इसके मुताबिक अगर हम पेपर की तमाम साइड से 0.5 कट कर लें तो ये कह रहे हैं हमारे पास जो रिमेनिंग पेपर बचेगा उसकी बात हो रही है कि एरिया जो है वो 500 स्क्वायर सेंटीमीटर्स होगा। तो हमने नेक्स्ट स्टेप में आफ्टर कटिंग स्ट्रिप ऑफ 0.5 सेंटीमीटर फ्रॉम ऑल अराउंड तो चेंज इन ब्रेथ x -2 इंटू 0.5 तब किया क्योंकि ब्रेथ की दोनों साइड से 0.5 कटिंग की है। तो हमारे पास ये ब्रेथ अब बन गई x -1 और लेंथ हमारे पास बन गई x + 5 था। इससे भी हमने -2 इंटू 0.5 तब किया क्योंकि हमने दोनों साइड से कटिंग की है। तो ये हमारे पास रह गया x + 4। इसके बाद न्यू ब्रेथ हमारे पास आ गई x -1 और न्यू जो लेंथ है वो हमारे पास आ गई x + 4। एरिया हमें गिवन था 500 सेंटीमीटर स्क्वायर था। एरिया का हमने फार्मूला लगाया लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ, इसमें वैल्यू पुट की लेंथ की x + 4 ब्रेथ की x -1, इन्हें हमने मल्टीप्लाई कराया तो ये हमारे पास बन गया x² - x + 4x - 4 इज इक्वल टू 500। 500 को दूसरी साइड पे लेके सिंप्लीफाई किया, ये हमारे पास आ गया x² + 3x - 504 इज इक्वल टू 0। इसको फिर हमने फैक्टराइज किया तो इसके फैक्टर बनते हैं 24x और -21x। कॉमन लिया, पहले दो में कॉमन x था, नेक्स्ट दो में कॉमन -21 था। एक बन गया x -21 और एक बन गया x + 24। दोनों को सेपरेट इक्वल टू 0 लिया। एक आंसर आ गया x इज इक्वल टू 21, एक आ गया -24। -24 जो है वो इम्पॉसिबल है क्योंकि जो हमारे पास विड्थ है वो नेगेटिव नहीं हो सकती। तो हमने x इक्वल टू 21 लिया, इसको मज़ीद सॉल्व किया तो x + 5 में हमने इसको पुट किया तो ये हमारे पास आ गया 21 + 5 इज इक्वल टू 26। मतलब जो हमारी लेंथ है वो 26 सेंटीमीटर है और जो हमारी ब्रेथ है वो 21 सेंटीमीटर है, क्योंकि क्वेश्चन में कहा था जो लेंथ है वो 5 सेंटीमीटर ज़्यादा है ब्रेथ से। बेटा क्वेश्चन नंबर 12 की आपने स्लाइड्स देख ली हैं। अब हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहे हैं द नंबर कंसिस्ट ऑफ 2 डिजिट्स whose प्रोडक्ट इज 18। एक नंबर है वो 2 डिजिट पे डिपेंड कर रहा है। मैंने उसका यूनिट का जो डिजिट है x ले लिया है और 10 का डिजिट जो है वो y ले लिया। यहाँ पे 2 डिजिट का मतलब इस तरह है जैसे 10, 11, 12, 13 ये 2 डिजिट वाले नंबर होते हैं। इस तरह का क्वेश्चन नंबर 5 और 6 थे, आपने 10th में 2.8 एक्सरसाइज में किए थे 2 डिजिट नंबर। तो उसकी हम इक्वेशन बनाते थे ओरिजिनल नंबर की x + 10y। इसके बाद बात क्या हो रही है कि इफ द डिजिट्स आर इंटरचेंज, अगर हम डिजिट को इंटरचेंज कर दें मतलब x की जगह y और y की जगह x लिख दें, द न्यू नंबर बिकम्स 27 लेस। नया नंबर जो है वो 27 कम हो जाएगा। अब उसे पूरा करने के लिए क्या करना पड़ेगा, नए नंबर को उसमें 27 प्लस करना पड़ेगा। कह रहे हैं देन द ओरिजिनल नंबर फाइंड द नंबर, नंबर मालूम करें। मैंने यहां पे लिखा ओरिजिनल नंबर x + 10y है, फिर मैंने इसको इंटरचेंज किया, x की जगह y और y की जगह x कर दिया। अब मैंने यहां पे अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, मुझे गिवन था दोनों का प्रोडक्ट 18 है, ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 1 आ गई। अब दूसरी इक्वेशन बना रहा हूं y + 10x इज इक्वल टू x + 10y। ये 27 कहां से आया? सवाल में कह रहे हैं जो नया नंबर बन रहा है वो 27 कम है, तो मैंने यहां पे 27 प्लस कर दिया ताकि इक्वेशन की दोनों साइड इक्वल हो जाए। अब मैंने क्या किया, इस वैल्यू को दूसरी साइड पे ले आया, इसके साइन चेंज हो गए, साइन इनके माइनस हो गए। फिर मैंने इनको सिंप्लीफाई किया, इक्वेशन बनी 9x - 9y + 27 इक्वल टू 0। इन सब में 9 कॉमन है, मैंने सबको 9 पे डिवाइड किया, इक्वेशन बनी x - y + 3 इज इक्वल टू 0। y को मैं दूसरी साइड ले गया, इक्वेशन बन गई y इज इक्वल टू x + 3। ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 2 आ गई। अब ये जो इक्वेशन नंबर 2 की वैल्यू आई है ये मैं इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर रहा हूं। इक्वेशन 1 मेरे पास थी xy इज इक्वल टू 18, पुट किया तो ये बन गया x × x + 3 इज इक्वल टू 18। मल्टीप्लाई किया इसको तो मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई x² + 3x - 18।
इसके मैंने फैक्टर बनाए, एक बना 6x और एक बना -3x। पहले दो में x कॉमन है, नेक्स्ट दो में -3 कॉमन है। एक वैल्यू आ गई x + 3 और एक x - 3 = 0। अब इसको इक्वल टू 0 लिया तो x = -6 आ गया, और एक लिया x - 3 = 0, x = 3 आ गया। -6 को हम इग्नोर कर देंगे, नेगेटिव वैल्यू को, प्लस की जो वैल्यू है वो हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 2 में। इक्वेशन नंबर 2 में जब हमने पुट किया तो y की वैल्यू आ गई 3 + 3, यानी y की वैल्यू हमारे पास आ गई 6। अब हमने चेक करना है कि हमारे पास जो ओरिजिनल नंबर था वो क्या था। उसकी हमारे पास इक्वेशन थी ओरिजिनल नंबर की, हमने पढ़ा था x + 10y। इसमें हम वैल्यू पुट करते हैं, x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 6। 3 + 10 × 6, तो ये बन गया 3 + 60 63। बेटा इसका आंसर आ गया 63। अब बेटा क्वेश्चन नंबर 14 के लिए आप स्लाइड्स देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 की स्लाइड्स आप चेक कर लें बेटा। क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहे हैं अ नंबर कंसिस्ट ऑफ 2 डिजिट्स whose प्रोडक्ट इज 14। एक नंबर है वो डिपेंड कर रहा है, कंसिस्ट कर रहा है 2 डिजिट पे, और कह रहे हैं उसका जो प्रोडक्ट है वो 14 है। इफ द डिजिट आर इंटरचेंज द रिजल्टिंग नंबर विल बी एक्सीज द ओरिजिनल नंबर बाय 45। कि अगर हम उसको चेंज कर दें, इंटरचेंज कर दें, तो जो हमारा नया नंबर है वो 45 बढ़ जाता है। फाइंड द नंबर। अब हमने इसमें लेट किया कि जो हमारा यूनिट का डिजिट है वो x है और टेंस का जो डिजिट है वो y है। और 2 डिजिट नंबर का मतलब यहाँ पे इस तरह है, जैसे हम 10 लिखते हैं, 11 लिखते हैं, 12 लिखते हैं, तो वो 2 डिजिट नंबर होता है। आगे हमने लिखा दी नंबर, तो नंबर हमने लिख लिया x + 10y है। अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, गिवन कंडीशन के मुताबिक अब हमने क्या किया, xy = 14, क्योंकि सवाल में लिखा हुआ है कि whose प्रोडक्ट इज 14, इनका अगर जो प्रोडक्ट आप लें तो वो 14 आएगा। ये हमारी एक इक्वेशन नंबर 1 बन गई। फिर हमने इनको इंटरचेंज किया, जहाँ पे x था वहाँ पे y लिख दिया। जो हमने इक्वेशन बनाई थी x + 10y, तो हमने इसको इंटरचेंज किया तो ये बन गया y + 10x। तो y + 10x 45 ज़्यादा है, तो हमने वो इक्वल करने के लिए दूसरे साइड पे 45 ऐड कर दिया ताकि ये इक्वल हो जाए। फिर हम y + 10x को नेक्स्ट साइड पे ले गए, इनके साइन चेंज हो गए। हमारी इक्वेशन बन गई 9y - 9x + 45 = 0। सब में हमने देखा 9 कॉमन था, 9 हमने कॉमन ले लिया, दूसरी साइड पे डिवाइड करा दिया, एक इक्वेशन हमने बना ली y = x - 5। इसके बाद हमने लिखा पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 1। y की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट की तो x × x - 5 = 14। इसको मल्टीप्लाई किया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई x² - 5x - 14 = 0। फिर हमने इसको फैक्टराइज मेथड से सॉल्व किया, इसके फैक्टर बन गए +2 एंड -7x। पहले दो में कॉमन आ रहा है x, नेक्स्ट दो में कॉमन आ रहा है -7। एक दफ़ा हमने x - 7 को = 0 लिया, एक दफ़ा x + 2 को = 0 लिया। x की एक वैल्यू आ गई 7 और एक x की वैल्यू हमारे पास आ गई -2। -2 को हमने लिखा है इग्नोर नेगेटिव वैल्यू ऑफ डिजिट, क्योंकि नेगेटिव वैल्यू आ रही है, इसको हमने इग्नोर कर दिया, प्लस वाले को हमने ले लिया। प्लस वाली वैल्यू हमारे पास आई थी 7, इसको हमने इक्वेशन में पुट किया तो y = 7 - 5 2 आ गया। देन नंबर इज इक्वल टू x + 10y। हमने इसमें वैल्यू पुट की, x की 7 और y की 2, तो 10 2s are 20 होता है, +7 तो ये आ गया 27। Hence the number is 27। जो नंबर था वो 26। बेटा क्वेश्चन नंबर 14 की आपने स्लाइड्स देख ली हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 15 डिस्कस करते हैं। इसमें कह रहे हैं द एरिया ऑफ अ राइट ट्राइंगल इज 210 स्क्वायर मीटर्स। राइट ट्राइंगल बेटा वो ट्राइंगल होती है जिसमें एक एंगल 90 का होता है। ये मैंने शेप बनाई है, ये एंगल इसमें 90 डिग्री का है। बात इसके हो रही है एरिया की कि एरिया इसका 210 स्क्वायर मीटर्स है। आगे कह रहे हैं इट्स हाइपोटेन्यूज इज 37 मीटर्स। राइट ट्राइंगल में जो 90 के एंगल के सामने वाली साइड होती है वो हाइपोटेन्यूज, नीचे वाला बेस, और ये जो साइड 90 का एंगल बना रही है
ये हमारे पास परपेंडिकुलर होता है। इसके बाद कह रहे हैं फाइंड द लेंथ ऑफ द बेस एंड एल्टीट्यूड, मतलब आपने बेस मालूम करनी है, बेस को मैंने लेट कर लिया x के इक्वल और परपेंडिकुलर या एल्टीट्यूड को मैंने लेट कर लिया y के इक्वल, और हाइपोटेन्यूज हमें गिवन है। मैंने फार्मूला लगाया एरिया ऑफ ट्राइंगल का, वो इक्वल होता है 1/2 बेस मल्टीप्लाई बाय एल्टीट्यूड। इसमें वैल्यू पुट की तो एरिया मेरे पास 210 था, इज इक्वल टू 1/2 xy। 2 को मैं दूसरी साइड पे लाने के लिए दोनों साइड पे मल्टीप्लाई करा दूंगा 2 से, तो मेरे पास इक्वेशन बन गई xy इज इक्वल टू 420। इसके बाद आपने बेटा पाइथागोरस थ्योरम पढ़ा होगा, 7 चैप्टर है 10th में। 7 चैप्टर में आपने ये फार्मूला पढ़ा था, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। वैल्यू इसमें पुट की, हाइपोटेन्यूज 37 गिवन था, बेस को हमने x लेट किया था और परपेंडिकुलर को हमने y लेट किया था। हमारी इक्वेशन बन गई x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 1369, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 बन गई। इसके बाद मैंने लिखा मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1/2 देन सब्ट्रैक्टिंग फ्रॉम इक्वेशन 2, यानी इक्वेशन नंबर 1 को पहले 2 से मल्टीप्लाई कराना है, फिर उसको इक्वेशन नंबर 2 से सब्ट्रैक्ट करा देना। ये दोनों काम आप एक स्टेप में भी कर सकते हैं और अलग अलग स्टेप में भी कर सकते हैं। ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 2 आ गई और ये इक्वेशन नंबर 1 को मैंने 2 से मल्टीप्लाई करा के लिख लिया। सब्ट्रैक्टिंग में साइन चेंज होते हैं, मैंने साइन चेंज कर दिए। ये आ गया x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 2xy इज इक्वल टू 529। जो 529 होता है वो बेटा 23 का स्क्वायर होता है। फिर मैंने लिखा टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, दोनों साइड पे मैंने स्क्वायर रूट ले लिया, x माइनस वाई इक्वल आ गया 23 के। अब मैंने क्या किया, y को दूसरी साइड पे ले गया, 23 को इधर ले आया इक्वेशन बनाने के लिए, तो मैंने बना लिया y इज इक्वल टू x माइनस 23। ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 3 आ गई। पुटिंग वैल्यू y इन इक्वेशन नंबर 2, y की वैल्यू मैंने पुट कर दी इक्वेशन नंबर 2 में, ये बन गया x स्क्वायर प्लस x माइनस 23 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1369। इसको मैं दूसरी साइड पे ले गया। अब इस पे मैंने फार्मूला लगाया a माइनस बी के होल स्क्वायर का, वो इक्वल होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इसके बाद सिंप्लीफाई किया, ये ऊपर देखें, ये बन गया 2x स्क्वायर माइनस 46x माइनस 840 इज इक्वल टू 0। अब बेटा हम लिखेंगे डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 2, 2 दोनों साइड पे डिवाइड कर लिया, ये बन गया x स्क्वायर माइनस 23x माइनस 420 इज इक्वल टू 0। अब हम इसके फैक्टर्स बनाएंगे, फैक्टराइजेशन से किया तो मैंने एक फैक्टर बनाया है माइनस 35 और एक बनाया है प्लस का 12। माइनस 35 से मैं 12 निकाल दूं तो ये माइनस 23 बनता है, और अगर इसको मल्टीप्लाई कराऊं तो ये माइनस का 420 बनता है। पहले दो में x कॉमन आ गया, नेक्स्ट दो में 12 कॉमन आ गया। एक वैल्यू बन रही है x माइनस 35, एक बन रही है x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। दोनों को बारी बारी इक्वल टू 0 ले लिया, एक x इक्वल टू 35 आ गया, एक x इज इक्वल टू माइनस 12 आ गया। साइड की बात हो रही है इसलिए मैंने माइनस 12 जो है उसको मैंने इग्नोर कर दिया नेगेटिव वैल्यू को, क्योंकि मेरे पास जो बेस है, जो साइड है, वो नेगेटिव नहीं हो सकती। 35 को मैंने मजीद सॉल्व किया, उसको मैंने इक्वेशन नंबर 3 में पुट किया, तो मेरे पास y की वैल्यू आ गई 35 माइनस 23, तो मेरे पास y की वैल्यू आ गई 12। मतलब मेरी बेस आ गई 35 मीटर और मेरा एल्टीट्यूड मतलब परपेंडिकुलर जो है वो आ गया 12 मीटर। अब बेटा आप क्वेश्चन नंबर 16 के लिए स्लाइड्स देखें। क्वेश्चन नंबर 16 में बात कर रहे हैं दी एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल। एक रेक्टेंगल है इज 1680 स्क्वायर मीटर्स। एक रेक्टेंगल है, उसके एरिया की बात हो रही है, 1680 स्क्वायर मीटर उसका एरिया है। इफ इट्स डायगोनल इज 58 मीटर, डायगोनल हमें बता दिया कि वो 58 मीटर लॉन्ग है। फाइंड द लेंथ, उसकी लेंथ मालूम करनी है, एंड ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल, और रेक्टेंगल की ब्रेथ मालूम करनी है। हमने ये एक रफ सी रेक्टेंगल बनाई है, इसमें हमने लेंथ को x ले लिया है और ब्रेथ को y ले लिया है। सेंटर में जो डॉटेड लाइन बनाए हैं ये हमने इसका डायगोनल बना लिया, डायगोनल का नाम हमने स्मॉल z रख लिया, और हमें गिवन है कि जो डायगोनल है वो 58 है। अब हमने पहली इक्वेशन बनाई, एरिया इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ, तो हमारे पास लेंथ x है, विड्थ y है, तो xy इज इक्वल टू 1680।
ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 बन गई। अब हमें z गिवन था 58, क्योंकि डायगोनल हमें गिवन था 58 है। हमने पाइथागोरस थ्योरम लगाया, वो होता है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ये जो हमने शेप बनाई है, इसमें हमारे पास जो बेस है वो हमारे पास x है, परपेंडिकुलर हमारे पास y है और हाइपोटेन्यूज हमारे पास z है, और z डायगोनल है, उसकी वैल्यू हमारे पास 58 है। हमने वैल्यू पुट की, 58 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ये हमने सिंप्लीफाई किया, इक्वेशन नंबर 2 बन गई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 3364। ये इक्वेशन नंबर 2 बन गई। फिर हमारी जो इक्वेशन नंबर 1 थी उसको हमने 2 से मल्टीप्लाई कराया, वो बन गया 2xy इज इक्वल टू 3360। ये हमारे पास 3 इक्वेशंस बन गई, इक्वेशन 1, 2 एंड 3। इससे आगे हमने सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 3 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy इज इक्वल टू 3364 माइनस 3360 किया, सिंप्लीफाई किया, तो ये हमारे पास इक्वेशन बन रही x माइनस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 का होल स्क्वायर, क्योंकि 4 बना 4 को हमने लिख लिया 2 का होल स्क्वायर। तो हमारे पास x माइनस वाई की वैल्यू आ गई 2, तो हम y को दूसरी साइड पे लग गए, तो हमारे पास जब उसको y को दूसरी साइड पे ले गए तो वही इक्वेशन बन गई x इज इक्वल टू वाई प्लस 2। फिर हमने लिखा पुटिंग दी वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 1। यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 में x आ रहा था, उधर हमने x की जगह y प्लस 2 पुट करा दिया, तो ये बन गया y प्लस 2 इंटू वाई इज इक्वल टू 1680। इसको हमने सिंप्लीफाई किया, इक्वेशन बन गई y स्क्वायर प्लस 2y माइनस 1680। इसको फैक्टराइज किया, फैक्टर हमारे पास बने 42y माइनस 40y। पहले दो में y कॉमन आ रहा है, नेक्स्ट दो में हमारे पास कॉमन माइनस 40 आ रहा है। सिंप्लीफाई किया, एक बन गया y इज इक्वल टू 40, एक बन गया y इज इक्वल टू माइनस 40। माइनस 40 को हमने इम्पॉसिबल लिख दिया, इग्नोर कर दिया। वो इसलिए हमने इग्नोर कर दिया, इम्पॉसिबल लिखा, क्योंकि विड्थ जो है यानी लेंथ जो है वो हमारे पास नेगेटिव नहीं हो सकती। y का आंसर हमारे पास 40 आ गया, वो हमने इक्वेशन में पुट किया, तो x इज इक्वल टू 40 प्लस 2, तो 42। जो हमारी लेंथ है वो x है, वो 42 मीटर आ गई, और जो हमारी विड्थ है वो y है, वो इक्वल टू 40 मीटर आ गई। तो हमारी जो लेंथ है वो 42 मीटर है, और जो हमारी विड्थ है वो 40 मीटर है। बेटा आपको क्वेश्चन नंबर 16 समझ आ गया होगा, आपने स्लाइड्स देख ली हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 17 डिस्कस करते हैं। इसमें कह रहे हैं टू डू अ पीस ऑफ वर्क A टेक्स 10 days मोर देन B। कोई एक काम है, वो करने के लिए A को 10 दिन ज्यादा लगते हैं B की निस्बत। टुगेदर दे फिनिश द वर्क इन 12 days। और अगर वो दोनों A और B इकट्ठा काम करें तो 12 दिन में काम खत्म हो जाता है। हाउ लॉन्ग वुड B टेक टू फिनिश इट अलोन। B कितने दिनों में वो काम अकेले में खत्म करेगा। मिसाल देता हूं बेटा, ये दीवार बनानी है, ये दीवार बनानी है मिसाल के तौर पे कमरे की एक, तो हमें ये नहीं पता A अकेले में कितने दिन लगाएगा, B कितने दिन लगाएगा। तो हमने लेट कर लिया कि जो B है वो X दिन लगा रहा है और जो A है वो 10 दिन फालतू लगा रहा है, मतलब वो X प्लस 10 डेज लगा रहे हैं। और अगर दोनों मिलके वो दीवार बनाए तो 12 दिन लग रहे हैं। अब हमने यहां पे लेट किया B फिनिश अ जॉब इन डेज, तो X डेज। एक दिन में वो कितना काम करेगा, 1 आवर X हो जाएगा। अब A फिनिश अ जॉब तो x प्लस 10, क्योंकि उसे B की निस्बत 10 दिन फालतू लग रहे हैं और उसके एक दिन का जो काम आएगा वो 1 आवर x प्लस 10 आएगा। A और B इकट्ठे काम कर रहे हैं, दोनों मिलकर इकट्ठा काम करेंगे तो कितने दिन लगेंगे, 12 डेज। और A और B दोनों अगर इकट्ठा काम करेंगे, एक दिन का कितना काम होगा, 1 आवर 12। अब हम इन तीनों इक्वेशंस को इकट्ठा करते हैं। इसके मुताबिक A का एक दिन का काम और B का एक दिन का काम इक्वल है उनके इकट्ठा एक दिन का काम, मतलब 1 आवर x प्लस 10 प्लस 1 आवर x इज इक्वल टू 1 आवर 12। अब यहां से बेटे दो तरीके हैं इसके, या तो आप एलसीएम लेके सिंप्लीफाई करा दें, या तो इसकी जो एलसीएम की वैल्यू है वो दोनों साइड पे मल्टीप्लाई करा दें। मैंने ऐसे किया, इनकी वैल्यू बन रही थी एलसीएम की 12x इंटू एक्स प्लस 10, दोनों साइड को उससे मल्टीप्लाई करा दिया। ये मेरे पास आ गया 12x प्लस 12 इंटू एक्स प्लस 10 इज इक्वल टू एक्स इंटू एक्स प्लस 10।
इसको मैंने मल्टीप्लाई किया, सिंप्लीफाई किया, मेरे पास इक्वेशन बन गई एक्स स्क्वायर माइनस 14x माइनस 120 इज इक्वल टू 0। इसको मैंने फैक्टराइजेशन से किया, फैक्टर मेरे पास बनेंगे -20 प्लस 6, क्योंकि 20 में से 6 निकालूंगा तो -14 आएगा और 26 आर -120 आ जाएगा। पहले दो में x कॉमन आ गया, नेक्स्ट दो में बेटा 6 कॉमन आ गया। अब देखिए इसकी वैल्यू बन रही है एक x -20 और एक x प्लस 6, दोनों को बारी बारी इक्वल टू 0 लूंगा, एक वैल्यू आ गई 20 और एक x की वैल्यू आ गई -6। -6 जो है इम्पॉसिबल है क्योंकि डेज जो होते हैं वो नेगेटिव तो नहीं हो सकते, तो हम लिखेंगे बी फिनिश वर्क अलोन 20 डेज। अगर बी अकेले में वो काम मुकम्मल करेगा तो उसे 20 दिन लगेंगे। सवाल में सिर्फ बी का पूछा गया था कि बी अकेले में वो काम कितने दिनों में मुकम्मल करेगा। अगर सवाल में ए का भी पूछा जाता, सवाल में नहीं पूछा, अगर पूछा जाता तो 20 जमा 10 तो उसके 30 दिन लगते, 30 डेज। अब बेटा क्वेश्चन नंबर 18 भी सेम है, तो क्वेश्चन नंबर 18 और क्वेश्चन नंबर 19, 18 और 19 के लिए बेटा आप ये स्लाइड्स चेक करें। क्वेश्चन नंबर 18 में बात हो रही है टू कंप्लीट अ जॉब ए एंड बी टेक 4 days वर्किंग टुगेदर। एक काम है वो ए और बी अगर मिल के करें तो वो 4 दिन में मुकम्मल होता है। ए अलोन टेक्स ट्वाइस एज लॉन्ग टू फिनिश द सेम जॉब, और अगर ए वो काम अलग से करे, अकेले करे, तो उसे डबल टाइम लगता है बी की निस्बत। हाउ लॉन्ग वुड ईच वन अलोन टेक टू डू द जॉब। आपने मालूम ये करना है सवाल में, ए को अकेले में कितने दिन लगेंगे काम मुकम्मल करने में और बी को अकेले में कितने दिन लगेंगे काम मुकम्मल करने में। हमने यहाँ पे लेट कर लिया बी कैन डू द जॉब इन डेज, तो बी को हमने ले लिया एक्स, कि बी को मिसाल के तौर पे एक्स दिन लगेंगे। वर्क डन बाय बी इन 1 day, एक दिन में कितना काम करता है तो 1 hour x, टोटल जो दिन है उसको एक पे डिवाइड करा दिया। ए कैन डू द जॉब इन डेज, तो ए को डबल दिन लगेंगे बी की निस्बत, तो उसकी हमने इक्वेशन ले ली 2x। वर्क डन बाय ए इन 1 day, ए कितना काम करेगा एक दिन में तो 1 hour 2x कर दिया, मतलब एक दिन का जो काम है टोटल दिन उस पर डिवाइड करा दिए। वर्क डन बाय बोथ ए एंड बी इन 1 day, दोनों एक दिन में कितना काम करेंगे 1 hour x प्लस 1 hour 2x कर दिया। हमें यहाँ पे गिवन था सवाल में ए एंड बी बोथ कैन डू द जॉब इन 4 days, हमें गिवन था कि 4 दिन में वो काम कंप्लीट कर लेंगे, तो वो एक दिन में कितना काम करेंगे ए और बी। अगर वो इकट्ठे होंगे तो एक दिन में वो काम करेंगे 1 hour 4। हमने इक्वेशन बना ली 1 hour x प्लस 1 hour 2x इज इक्वल टू 1 hour 4, मतलब ए का एक दिन का काम प्लस बी का एक दिन का काम इज इक्वल टू जो उनका टोटल काम है एक दिन का वो। फिर हमने मल्टीप्लाई करा लिया बाय 4x बोथ साइड, तो ये हमारे पास इक्वेशन बन गई 4 + 2 इज इक्वल टू x। हमने दोनों साइड पे सिंप्लीफाई करने के लिए 4x मल्टीप्लाई करा लिया, फिर हमारे पास 4 + 2 6 आ गया, x की वैल्यू आ गई 6। तो x की वैल्यू जो हमारे पास 6 आ गई, इसका मतलब है कि b को 6 दिन लगेंगे अकेले में काम करने के लिए, और ये हमने पुट की वैल्यू 2x में, तो 2 × 6 इज इक्वल टू 12, तो a को 12 दिन लगेंगे, क्योंकि सवाल में लिखा था a को डबल टाइम लगेगा b की निस्बत। तो a वही काम अगर अकेले करे तो 12 दिन में करेगा और b वो काम जो है वो 6 दिन में करेगा। क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहे हैं एन ओपन बॉक्स इज टू बी मेड फ्रॉम अ स्क्वायर पीस ऑफ टिन बाय कटिंग अ पीस 2 decimeter स्क्वायर फ्रॉम ईच कॉर्नर। तो ये हमने एक शेप बनाई है, स्क्वायर बनाया है, तो हमने इसकी लेंथ को भी x ले लिया है और इसकी ब्रेथ को भी x ले लिया, क्योंकि स्क्वायर में तमाम साइड जो होती हैं वो इक्वल होती है। टिन एक धात होती है, जैसे सिल्वर वगैरह इस तरीके से एक धात है, उससे ये बना हुआ है। नेक्स्ट ये कह रहा है कि आपने 2 decimeter कटिंग करानी है तमाम कोनों से, तो ये 7 वाली शेप हमने बनाई, तमाम कोनों से हमने 2 decimeter कटिंग करा दी। जब 2-2 decimeter हमने हर कोने से कटिंग की तो लेंथ में इफेक्ट जो पड़ गया वो 4 decimeter का पड़ गया, और इसी तरह विड्थ में भी 4 decimeter का फ़र्क पड़ गया। तो अब हमारी जो लेंथ हो गई वो x-4 decimeter हो गई, और हमारी विड्थ भी x-4 decimeter हो गई। आगे सवाल में बात कर रहे हैं दी फोल्डिंग दी साइड ऑफ द रिमेनिंग पीस इफ द कैपेसिटी ऑफ द बॉक्स is to be 128
क्यूबिक डेसीमीटर। वॉल्यूम की बात हो रही है, उसकी कैपेसिटी हमें बता रहे हैं कि उसका जो वॉल्यूम है वो 128 क्यूबिक डेसीमीटर है। फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द पीस, और हमने मालूम क्या करना है, लेंथ मालूम करनी है। किसकी लेंथ मालूम करनी है? साइड ऑफ द पीस, उस पीस की। तो हमने यहाँ पर लेंथ x ले ली, विड्थ भी x ले ली। कटिंग के बाद हमारे पास लेंथ बन गई x-4, विड्थ बन गई x-4। हाइट कितनी थी उस बॉक्स की? 2 डेसीमीटर। वॉल्यूम का फार्मूला लगाया, वॉल्यूम की वैल्यू 128 है। वॉल्यूम का फार्मूला होता है लेंथ विड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट। लेंथ x-4, विड्थ भी x-4, हाइट 2, दोनों साइड पे 2 डिवाइड करा दिया। x-4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 64, दोनों साइड पे स्क्वायर रूट अप्लाई किया, x-4 इज इक्वल टू 8 आ गया। 4 को दूसरी साइड पे ले आए, इक्वेशन बन गई x इज इक्वल टू 8 प्लस 4, x इक्वल आ गया 12। तो हमारे पास x की वैल्यू आ गई 12 डेसीमीटर। तो 12 डेसीमीटर इज लेंथ ऑफ स्क्वायर इन पीस। ये इसका हमारे पास आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 18 और 19 की आपने स्लाइड देख ली, आपको समझ आ गई होगी। आप बेटा क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं। 4.10 एक्सरसाइज, इसमें कह रहे हैं मैन इन्वेस्ट Rs 1 लाख इन 2 कंपनीज। एक आदमी है, उसने 1 लाख रुपए 2 कंपनियों में इन्वेस्ट किए हैं। हिज टोटल प्रॉफिट इज Rs 3080, उसका जो टोटल प्रॉफिट है वो 3080 रुपये है। इफ़ ही रिसीव Rs 1980 फ्रॉम 1 कंपनी, एक कंपनी से वो 1980 रुपये मुनाफा ले रहा है, एंड एट द रेट 1% मोर फ्रॉम द अदर, और दूसरी कंपनी से 1% ज़्यादा ले रहा है। फाइंड द अमाउंट ऑफ ईच इन्वेस्टमेंट। हमने मालूम इस सवाल में ये करना है कि हर कंपनी में उसकी इन्वेस्टमेंट कितनी है। टोटल इन्वेस्ट उसकी 1 लाख रुपए है 2 कंपनियों की। हमने यहाँ पे लेट कर लिया ए एंड बी दी 2 कंपनीज। नाउ वी लेट कंपनी ए जो है उसकी जो इन्वेस्टमेंट है कंपनी ए में, उसको हमने ले लिया RSX, और जो कंपनी बी में उसकी इन्वेस्टमेंट है वो 1 लाख से -X होगी। वो इसलिए कि टोटल 1 लाख रुपए थे, कंपनी ए में X इन्वेस्ट है, तो कंपनी बी में 1 लाख -X इन्वेस्टमेंट होगी। प्रॉफिट जो कंपनी ए का है वो Y% होगा, कंपनी बी का जो प्रॉफिट है वो Y+1% होगा, क्योंकि क्वेश्चन में बोला था कि दूसरी कंपनी का जो प्रॉफिट है वो 1% ज़्यादा है। नेक्स्ट, प्रॉफिट का हमने फार्मूला लिखा, अमाउंट मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई पीरियड ओवर 100। अब अमाउंट जो है वो x है, रेट जो है वो y% है, पीरियड जो है वो 1 लिख दिया हमने, 1 साल के अरसे की बात कर रहे हैं, ओवर 100। फिर हमने इसको सिंप्लीफाई किया, 100 को दूसरी साइड पे ले गए, या आप इस तरह भी कर सकते हैं मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 100। तो इक्वेशन बन जाएगी xy इज इक्वल टू 198000। इससे आगे बेटा हमने बी की बात की, उसका प्रॉफिट था 3080, उसमें हमने 1 लाख से -X किया था, प्रॉफिट उसका Y+1 था, डिवाइडिंग बाय 100। फिर हमने दोनों साइड पे मल्टीप्लाई कराया 100 से। इक्वेशन को सिंप्लीफाई करेंगे, इक्वेशन को हमने सिंप्लीफाई किया, X और Y वाली वैल्यू को एक साइड पे ले गए, कांस्टेंट को दूसरी साइड पे ले गए। इसको मज़ीद सिंप्लीफाई किया तो ये बन गया हमारे पास 1 लाख Y -X इज इक्वल टू 406000। ये इक्वेशन नंबर 2 बन गई। फिर हमने इक्वेशन नंबर 1 की मदद से, जो हमारे पास थी xy इज इक्वल टू 198000, उसकी मदद से हमने एक इक्वेशन बनाई, x इज इक्वल टू 198000 डिवाइडिंग बाय y को हमने डिवाइड करा लिया दोनों साइड। फिर हमने x की जो हमारे पास वैल्यू आई वो हमने इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दिया। हमने इक्वेशन नंबर 2 में पुट किया, उसको सिंप्लीफाई किया, तो हमारे पास ये इक्वेशन बन रही है 50y² -99 इज इक्वल टू 203y। इसको हमने थोड़ा सा मेंटेन किया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सिंप्लीफाई किया, तो ये बन गई 50y² -203 -99 इज इक्वल टू 0। फिर मैंने इधर क्वाड्रेटिक फार्मूला लिखा है, y इज इक्वल टू -b प्लस माइनस √b² -4ac ओवर 2a।
अब मैं इसको क्वाड्रेटिक फार्मूले से सॉल्व कर रहा हूँ। आपकी बेटा मर्जी है, अगर आप इसके फैक्टर बना सकते हैं तो आप फैक्टर से कर लें। मैं इसको क्वाड्रेटिक फार्मूले से सॉल्व कर रहा हूँ। मैंने इधर क्वाड्रेटिक फार्मूले में ए बी सी की वैल्यू पुट की, इसको सिंप्लीफाई किया तो ये मेरे पास y की वैल्यू बन रही है 203 प्लस माइनस 247 ओवर 100। सिंप्लीफाई किया, y की वैल्यू बन गई 450 ओवर 100, और जो माइनस वाली बन रही है वो बन रही है y की वैल्यू -44 ओवर 100। माइनस वाले को हमने इम्पॉसिबल लिख दिया क्योंकि इन्वेस्टमेंट जो है वो नेगेटिव में नहीं हो सकती। और दूसरा जो आंसर है वो आ गया 4 इज इक्वल टू 4.5, क्योंकि 450 को 100 पे डिवाइड करें तो 4.5 आता है। 4.5 हमने पुट किया इक्वेशन नंबर 3 में, तो हमारे पास आंसर आ गया 44,000। अब इन्वेस्ट जो है हमारी कंपनी ए में वो 44,000 है। इसी तरह कंपनी बी की इन्वेस्टमेंट निकाली 1 लाख माइनस 44,000, तो वो 56,000 है। कंपनी ए की इन्वेस्ट 44,000, कंपनी बी की इन्वेस्टमेंट 56,000। बेटा अल्लाह ताला के फजल करम से आज आपका चैप्टर नंबर 4 जो है वो कंप्लीट हो गया है। अपना ख्याल रखिएगा, इंशाअल्लाह आप नेक्स्ट चैप्टर करेंगे। फ़ी अमानिल्लाह, खुदा हाफिज़।